ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दहशत इस कदर है कि कर्ज में डूबे मुल्क ने 20% रक्षा बजट को बढ़ा दिया। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब पाकिस्तान में दाने दाने पर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये बायोडेटा है उस पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस कदर दहशत में आ गया है कि उसे सूझ नहीं रहा कि दहशतगर्दी से लड़े या गरीबी से। लेकिन इस उलझन का हल पाकिस्तान ने कुछ यूं निकाला है कि रक्षा बजट में 20% का इजाफा कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान सरकार ने वही चुना जिसका आम हितों से कोई लेना देना नहीं। जरा गौर कीजिएगा, पाकिस्तान का कुल बजट है 17.53 लाख करोड़ रुपए और इनमें से 2.55 लाख करोड़ सिर्फ फौज पर खर्च होते हैं। मतलब गरीबी हटाओ नहीं, हथियार बढ़ाओ। जहां एक तरफ आम पाकिस्तानी को 110 रुपए किलो आटा, 275 रुपए किलो चावल और 34 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, वहीं दूसरी तरफ फौज को चाहिए J-35 स्टेल्थ फाइटर, HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, KJ-500 रडार। गरीब देश लेकिन फिफ्थ जनरेशन ड्रीम। जीडीपी का 2.2% सिर्फ सेना को, और वो भी तब जब इसमें पेंशन शामिल ही नहीं होती। पाकिस्तान की सेना को पाकिस्तान की जनता की बिल्कुल कोई परवाह नहीं। जहां पाकिस्तान की जनता दिन प्रतिदिन भूखमरी से जूझ रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहीं पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अपने पैसे बनाने में लगी हुई है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि जनता किस माहौल से गुजर रही है, किस भूखमरी से गुजर रही है। पाकिस्तान अब तक IMF से 23 बार कर्ज ले चुका है। 2024 में कुल विदेशी कर्ज 131 अरब डॉलर था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है, यानी 29 अरब डॉलर। यानी पाकिस्तान की आत्मनिर्भरता अब मेड इन चाइना है। वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF, सऊदी अरब, जिसने चाहा उसने लोन दे मारा। लेकिन ये लोन पाकिस्तान की जनता के लिए नहीं, फौज के स्वार्थ के लिए जाता है। J-35 डील में पाकिस्तान ने तो चीन के सामने किस्तों की भीख तक मांग डाली। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश जो भूखे पेट पर फाइटर जेट उड़ा रहा है। पाकिस्तान में सेना सिर्फ सुरक्षा नहीं करती, संपत्ति भी बनाती है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास 216 करोड़ की संपत्ति है। बाजवा साहब ने तो 1290 करोड़ जोड़ लिए। ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक जीत है, और जो हमने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अमेरिका के साथ साइन की थी, ये दिखाता है कि अब वो फल देना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था जो अमेरिका के लॉस एंजलिस जेल में था, और 2019 में हिंदुस्तान ने इसके एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की थी और ये केस वहां के सुप्रीम कोर्ट में चला। अल्टीमेटली हमें इसमें सफलता मिली। पाकिस्तानी फौज ने वेलफेयर के नाम पर हर साल करोड़ों डकार लिए। आर्मी वेलफेयर, हाउसिंग, मिलिट्री, फार्म्स, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, सब कुछ है। बस जनता की फिक्र नहीं। जिन्हें देश की रक्षा करनी थी वो अब देश के संसाधनों के रक्षक से भक्षक बन चुके हैं। उसके तुरंत बाद कराची के अंदर हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के पूरे जितने लोग थे, उन्होंने सरेआम एक अपनी सेना जो कि हार चुकी थी उसकी बड़ाई करने के लिए एक फंक्शन किया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक स्क्रिप्टेड ड्रामा बन गई है। आतंकवाद एक्सपोर्ट करो, फिर लड़ाई का बहाना बनाओ और फौज के लिए बजट बढ़ाओ। FATF से निकलो, फिर कर्ज लो, फिर हथियार लो। एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के, एक बहुत बड़ा झटका उन सभी टेररिस्टों को जो मदद करते हैं वो कंट्री, उनके लिए कि आने वाले दिनों में ट्रंप सरकार पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी टेररिस्ट के एक्स्ट्राडिशन में वो किसी भी तरीके की बाधा नहीं बनेगी। तो एक सबक है, एक तरीके का लेसन पूरे विश्व को दिया है अमेरिका ने, और साथ में दिखाया कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो रिलेशन है वो कितने स्ट्रांग है। रूस यूक्रेन जंग हो या अफगानिस्तान, हर वैश्विक संकट को मुनाफा बना लेता है पाकिस्तान। इधर IMF की फाइल पर दस्तखत हो रहे होते हैं, उधर HQ-19 की शॉपिंग शुरू होती है। कहने को इस्लामी गणराज्य, असल में कर्ज आधारित करप्शन गणराज्य बन चुका है। देखिए, अमेरिका के लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई इमिग्रेशन नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की सामूहिक गिरफ्तारी शुरू कर दी है। लॉस एंजलिस से शुरू हुआ इन विरोध प्रदर्शनों की आग अब अमेरिका के दूसरे शहरों में फैलने लगी है।
दंगे की आग में जल रहा है लॉस एंजलिस। ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंचा। हालात काबू में करने के लिए लगाया गया कर्फ्यू। अमेरिका के लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी और इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की कार्रवाइयों के खिलाफ भड़के प्रदर्शन अब बेकाबू होते जा रहे हैं। नेशनल गार्ड्स और मरीन कमांडोज की तैनाती के बावजूद शहर में कई जगहों से लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि स्थानीय प्रशासन को शहर में कर्फ्यू लगाने का फैसला लेना पड़ा। I wanted to let the city know that I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting. कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने किया मास अरेस्ट का ऐलान। लॉस एंजलिस में बेकाबू हालात और कर्फ्यू के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर चुके हैं। लॉस एंजलिस पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि शहर में मास अरेस्ट यानी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप पर फिर निशाना साधते हुए उन्हें दंगे और विरोध प्रदर्शन का जिम्मेदार बताया है। Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation. नई इमिग्रेशन पॉलिसी पर अड़े ट्रंप। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नई इमिग्रेशन पॉलिसी पर टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने प्रदर्शनों और गिरफ्तारियों पर कड़ा रुख अपना लिया है। ट्रंप के मुताबिक वो अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। There's something wrong with these people. All I want in terms of engagement, I just want to see peace. If there's peace, we get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until there's peace. And a lot of people are being arrested. न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में भी शुरू हुए प्रदर्शन। ट्रंप के आदेश पर आईसीई की छापेमारी और गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रदर्शन अब न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे दूसरे शहरों में भी फैल चुके हैं। कैलिफोर्निया प्रशासन पहले ही ट्रंप के नेशनल गार्ड्स और मरीन्स की तैनाती को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर चुका है। इसकी सुनवाई गुरुवार को होगी।